एक्चुअली होता क्या है कि जब आप एमएससी कर लेते हो तो एमएससी के बाद हमारे सामने ये आता है करना क्या है, जॉब करना है कि पीएचडी करना है। तो मैं देखा कि एक डीबीटी निकालने के लिए, सीएसआर निकालने के लिए कम से कम 25 से 30 बुक हो जाएगा और जो कि मैं जिंदगी में खत्म नहीं कर सकता क्योंकि मैं 2 चीज़ों में बांटा गया, जेआरएफ और एसआरएफ। पीएचडी 5 साल का होता है, 5 साल में 2 साल जेआरएफ को मिलते हैं और 3 साल एसआरएफ को मिलते हैं। तो अब 20 अमीनो एसिड्स है। जब मैंने पहली बार लाइफ में उसको देखा तो मुझे लगा इनका नाम याद करना डिफिकल्ट है, स्ट्रक्चर की आबाद मतलब कि रिवीजन इज द की। पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं लेकिन ह्यूमन दिमाग और कंप्यूटर में क्या अंतर है, हम भूल जाते हैं, हम इंसान हैं। कि अगर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को तीर चलाने की सारी विद्या दे दे और कभी उन्होंने तीर चलाने का प्रैक्टिस ही नहीं किया तो कोई काम का नहीं है ना। तो आप बिहार से जैसे हैं तो बिहार से बहुत सारे स्टूडेंट होता है, वो भी हिंदी बोर्ड में पढ़ते हैं। मास्टर करते करते भी इतना फ्लुएंसी इंग्लिश में नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन सब इंग्लिश में पूछा जाता है सीएसआर नेट में। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे जो फेलोशिप प्रोग्राम है इंडिया में। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और पीएचडी में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको पीएचडी में आना है, जेआरएफ कौन सा निकालना चाहिए, सीएसआर में आईसीएमआर, डीबीटी, इंस्पायर में क्या डिफरेंस है, फेलोशिप में कितना पैसा मिलता है, कितना दिन में पीएचडी हो जाता है, पीएचडी डिफ़िकल्ट है, इजी है, जॉब करना सही होगा कि नहीं होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट में और डिटेल वीडियो कहीं नहीं मिलता है। तो हम लोग सोचे कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं जहाँ पर हम लोग डीबीटी, सीएसआर, आईसीएमआर सबकी चीज़ें बताऊँगा, एज वेल एज पीएचडी में कैसे आना है, कहाँ फॉर्म भरना है, बाहर में करना है, इंडिया में करना है, कैसे चाहिएगा नहीं चाहिएगा, सब में डिटेल्स में वीडियो हम लोग इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तो वन बाय हम लोग शुरू करेंगे। तो हमारे साथ एक नया गेस्ट है, आप लोग आई थिंक पहले से भी जानते होंगे, जो मास्टर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं गेट बी के लिए, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जिससे आपको एमएससी में बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है इंडिया में। उसके ऊपर हम लोग को पहले से वीडियो है एक, जहाँ हम लोग बताएं कि गेट में कैसे क्वालिफाई करना है एग्जाम में, प्लस इंटरव्यू में कैसे करना है। तो अगर वो वीडियो भी अभी आपको देखना है तो देख सकते हैं। स्टिल हम लोग अजित कुमार के साथ बात करेंगे, जो अभी मास्टर्स कंप्लीट किया है आरसीबी फरीदाबाद से। नाउ ही इज एन जेआरएफ पोजीशन, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा क्योंकि रिसेंटली अजित ने भी डीबीटी क्लियर की है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फेलोशिप होता है। तो अजित अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और अपने बारे में बताएगा क्या जर्नी रहा नहीं रहा, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं वन बाय वन, और वीडियो को फुल देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगा। और ये डिटेल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो है ऑलरेडी डूइंग द पीएचडी और वी हैव क्वालिफाइड मोस्ट ऑफ द एग्जाम इन इंडिया, सो वी नो बेटर द इन दिस फील्ड than other YouTubers. I can say that things, yeah. So शुरू करते तो अजित अपने बारे में आप ही बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दादा टू गिविंग मी सच अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सर्व द स्टूडेंट्स फॉर अ बेटर knowledge, for providing the better knowledge. So myself Ajit, I did my 12th from the Ranchi, from Surendranath Centenary School CBSE. So after that I wanted to prepare for the NEET examination. But you know most of us failed in the NEET examinations and then उसी समय मैंने CUCT का एग्ज़ाम दिया था। तो CUCT का जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसके थ्रू मुझे मतलब मैंने CUCT क्वालिफाई किया, मेरी अच्छी रैंक थी CUCT में, और उसके बाद मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में मतलब कि चुन लिया गया बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो वहाँ पे जो कोर्स था वो था इंटीग्रेटेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। तो वहाँ भी 5 साल का कोर्स था, बैचलर प्लस मास्टर का, लेकिन वहाँ पे एग्जिट ऑप्शन था जैसे आरसीबी में था। तो फिर मैंने वहाँ से बैचलर करके ग्रेजुएशन करके मैंने वहाँ से एग्जिट ऑप्शन लिया और फिर मैंने गेट बी का एग्ज़ाम दिया। और फिर गेट बी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते समय मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मैं आज आप लोग सामने शेयर करूँगा कि कैसे आप कम से कम समय में गेट बी हो, डीबीटी हो, बेट हो, आप सब निकाल सकते हो विथ माई ओन स्ट्रेटजी जो मैंने खुद बनाया है। सो हम कोशिश करेंगे सारे चीज़ों को कवर करने का। ये वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन ये आपके बहुत फ़ायदे काम आएगी, तो ये आप देख के चलिएगा। सो उसके बाद मैंने मास्टर्स आरसीबी में ज्वाइन किया और यहाँ पर एक्चुअली इंटरव्यू होता है 2 राउंड का, तो मैंने यहाँ 2 राउंड का इंटरव्यू दिया। उसके बाद हम यहाँ चुन लिए गए। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर मास्टर्स का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर एक्चुअली इसका फेलोशिप प्रोग्राम है डीबीटी रामाचंद्रन फेलोशिप, जिसके थ्रू ये आपको पर मंथ 16,000 रुपीज़ देते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एमएससी डिग्री है अगर देखा जाए तो इंडिया में। और इसके साथ आपको एग्जिट ऑप्शन भी मिलता है। सोचो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप टीफर में जाओगे, आईएससी में जाओगे तो वहाँ पे एमएससी कर सकते हो, लेकिन वो 3 साल का होता है, एमएससी वाई रिसर्च होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका मन नहीं है पीएचडी करने का तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी से एग्जिट भी ले सकते हो विथ 2 ईयर ऑफ एमएससी डिग्री। सो आई वॉज एन इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट हियर, बट आफ्टर माई एमएससी आई जस्ट टेक द एग्जिट एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट in my same lab. So first I will give a brief overview what I am working. So you all know about the fungus.
हम लोग जब फंगस के बारे में बात करते हैं तो क्या सोचते हैं, मशरूम। हाँ। कि मशरूम क्या होता है, फंगस होता है। हाँ। तो दैट इज नॉन पैथोजेनिक, बट नाउ ऑन द फंगस विच आई एम वर्किंग दैट इज पैथोजेनिक फंगस, जो हमारे लिए बहुत खतरा है। जैसे कोविड के बाद हाँ, कोविड के बाद ब्लैक फंगस, रेड फंगस, व्हाइट फंगस। तो ये जो फंगस है ये एक्चुअली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को टारगेट करता है और वो डिजीज करता है। तो मैं इस पे काम करता हूँ, और स्पेसिफिकली बोला है तो जो WHO ने भी इसके लिए रेड लिस्ट जारी किया है और जो क्रिटिकल लिस्ट जारी किया है उसमें उसका नाम है कैंडिडा ऑरिस। तो मैं उस पर काम करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो पूछना जाता है मेजोरिटी स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि DBT JRF क्या है और DBT JRF एग्जाम क्या है, उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं एग्जाम क्यों दूँ। हाँ। मेजोरिटी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है। इतना सिर्फ फेलोशिप रहता है, UGC है, CSR है, DBT ICMR, कौन सा दूँ, क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या डिफरेंस है, क्या मैं एक दे सकता हूँ दूसरा भी दे सकता हूँ, कितना बार दे सकता हूँ, क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, हमने सोचा कि हर चीज़ों को कवर करो, छोटी छोटी चीज़ों को कवर करो, कोई छूट ना जाए, इसलिए हमने प्रॉपर प्लानिंग किया है, डिटेल्ड नोट्स बना के, ताकि आप लोग को उसका फ़ायदा मिले। जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अगर वो दूसरे के पास नहीं गया तो फिर क्या मतलब हमारे पास रहने से। तो हमने हर चीज़ों की प्लानिंग करके अच्छे से लिखा है। तो चलो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ सिंपल फेलोशिप प्रोग्राम से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक PPT तैयार किया था, तो मैं आपको ये बताता हूँ कैसे मतलब कि ये स्टार्ट हुआ। तो होता कैसे है इसमें, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप MSc कर लेते हो तो MSc के बाद हमारे सामने ये आता है करना क्या है, जॉब करना है कि PhD करना है। सो इंडिया में क्या है कि जितने भी लोग हैं एक्चुअली वी ऑल आर फ्रॉम द मिडिल क्लास बैकग्राउंड। सो हमारे पास होता है कि पैसा, तो जिसका साइंस में बहुत ज़्यादा पैशन होता है, आगे रिसर्च करनी होती है, तो वो लोग सोचते हैं कि अब CSIR, DBT, ICMR ऐसे ऐसे बहुत सारे डिविजन्स हैं, और इन सब का एक ही फंक्शन होता है कि वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड करे ताकि आप PhD कर सको स्मूथली। लेकिन दिक्कत ये है कि साइंस में इंटरेस्ट तो है, साइंटिफिक टेम्परामेंट तो है, लेकिन एग्जाम कैसे निकाले क्योंकि दिक्कत वहीं आ गई ना कि ये फिर एग्जाम निकालोगे तभी आपको फेलोशिप मिलेगा, और सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ खड़ी होती है। सो हमारे साथ भी ये थी, लेकिन हमने अपनी कोशिशों के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही DBT JRF क्लियर किया, कैटेगरी 1। चीज़ में जो पूछना है, जैसे आप बिहार से जैसे हैं, तो बिहार से बहुत सारे स्टूडेंट होता है, वो भी हिंदी बोर्ड में पढ़ते हैं। मास्टर करते करते भी इतना फ्लुएंसी इंग्लिश में नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन सब इंग्लिश में पूछा जाता है CSR नेट में, तो एक लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है। तो इससे कैसे मतलब निकलना चाहिए स्टूडेंट को, ये इसका मैंने ये देखा है, मैं भी हिंदी मीडियम से था, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो 12th के बाद की साइंस है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में है, तो आपको वो तो इंग्लिश मीडियम सीखना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे पास बाइलिंगुअल का ऑप्शन होता है, तो आप जब पेपर दोगे तो वहाँ CSR में अगर आपने हिंदी डाला तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा वहाँ पर। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप 12 तक हिंदी पढ़ो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको आगे की तैयारी इंग्लिश में ही करो, क्योंकि आगे हमारा मोड ऑफ अब जो रिसर्च है वो दिस इज नॉट ओनली फॉर इंडिया ना, योर रिसर्च शुड बी नो एवरीवेयर लाइक USA, जर्मनी। सो व्हाट वी हैव अ कॉमन लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। सो इंग्लिश हमारी मजबूरी नहीं है, इंग्लिश हमारी ज़रूरत है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी इंग्लिश में उतना फ्लुएंस नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना हो सकता है मैं डिफेंड करता हूँ, अपने प्रेजेंटेशन को करता हूँ, मैं खुद बाहर का इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो हमें इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा। सो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, ये मामूली सी बात है, हम कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये बात है। हाँ, तो आपका पहला क्वेश्चन था कि DBT JRF क्या होता है, और एग्जैक्टली सो मैं फेलोशिप के बारे में बता रहा था। तो टोटली देखा जाए तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट द्वारा हमारे पास टोटल 5 टाइप की फेलोशिप है। सबसे पहले CSIR है, उसके बाद DBT है, फिर उसके बाद DST है, उसके बाद ICMR है और एक ICR है। तो मैं डिटेल में बताता हूँ कैसे होता है। तो CSIR UGC दोनों कंबाइन करके CSIR UGC एग्जाम लेते हैं JRF का, जिसमें अप्रॉक्स 1000 सीटें होती हैं। उसके बाद DBT जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेता है, अप्रॉक्स 1000 सीटें होती है, और वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स तक कट ऑफ जा रहा है उसके अनुसार वो लेते हैं। हाँ। उसके बाद DBT जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये जो मतलब कि अपना अलग से डिपार्टमेंट है बायोटेक का, वो लोग भी अपनी सीटें 275 सीटें होती हैं DBT के अंदर, और ये जो बायोटेक वाले बच्चे हैं मोस्टली मतलब वो लोग फिल करते हैं, लेकिन ये सबके लिए ओपन है। उसके बाद DST जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये क्या करती है कि ये इंस्पायर फेलोशिप देती है 1 साल में 1000 बच्चों को, और ये किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, एवरी डिपार्टमेंट से। तो जो अपने यूनिवर्सिटी के टॉपर होते हैं उनको इंस्पायर फेलोशिप मिलती है, वो किसी यूनिवर्सिटी को वहाँ के टॉपर होने चाहिए, तो उनको इंस्पायर फेलोशिप मिलती है। उसके बाद होता है ICMR का, तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, मतलब आपका टॉपिक जो मेडिसिन से रिलेटेड है, मतलब जैसे मेरा फंगस पे है तो फंगस इज व्हाट, दैट इज अ पैथोजेंस विच इन्फेक्ट्स टू ह्यूमन। तो अगर ऐसा प्रोजेक्ट है तो आप ICMR की फेलोशिप ले सकते हैं। तो ICMR हो गया, और उसके बाद एक ICR होता है एग्रीकल्चर का, तो उसकी बात हम आज उतनी डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन जो मेजर लाइफ साइंसेज के लिए है वो है CSIR, DBT, DST और ICMR। तो अगर सीटों का आंकड़ा देखें तो सबसे पहले CSIR में 1000 सीटें होती है अप्रॉक्स, DBT में 275, DST में 1000 और ICMR में 120 सीट होती हैं।
उसके बाद जो एलिजिबिलिटी होती है, तो सबकी एक कॉमन एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपका जो मास्टर होना चाहिए वो मतलब कि लाइफ साइंसेज में, बायोलॉजी में, और नहीं तो जैसे डीबीटी वगैरह में है कि आपका बायोलॉजी में होना चाहिए, लाइफ साइंस में होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपका मतलब कि CSR हो गया तो वो सारे डिसिप्लिन्स में है, जैसे कि आपका सोशल साइंसेज है, इसमें तो सारे डिसिप्लिन्स में, मैथमेटिक्स है, सब में है। उसके बाद जो ICMR होता है वो स्पेसिफिकली लाइफ साइंस और सोशल साइंसेज के लिए होता है, ठीक है। और DST जो होता है इंस्पायर, वो ऑल साइंसेज सारे के लिए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी टॉपर को मिलता है, समझिए, तो सारे डिपार्टमेंट का। उसके बाद एज का क्राइटेरिया जो होता है 28 से 33 ईयर तक, मतलब अगर आप जनरल में हो और EWS में हो तो 28 ईयर तक, और अगर आप OBC में हो तो 31 ईयर तक, और अगर आप SC ST में हो और गर्ल्स हो तो 33 ईयर तक, और PWD के लिए भी सेम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पैसा, क्योंकि भाई सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि इतना मेहनत करके एग्जाम निकाले हैं तो पैसा कितना मिलेगा। तो अभी बहुत खुशी की बात है कि करंट गवर्नमेंट जो है उसने इस मुद्दे को अच्छे से सुना, और अभी जो फेलोशिप है वो बढ़कर JRF के लिए, क्या होता है कि 2 चीज़ों में बांटा गया है, JRF और SRF। PhD 5 साल का होता है, 5 साल में 2 साल JRF को मिलते हैं और 3 साल SRF को मिलते हैं। तो JRF वालों को मिलता है 37,000 पर मंथ प्लस HRA, अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो। HRA क्या होता है? मतलब HRA ये होता है कि मान लो आप डिफरेंट सिटी में रहते हो तो हर सिटी में रहने का कॉस्ट ऊपर नीचे होता है। जैसे आप पटना में रह रहे हो, पटना में रहने का कॉस्ट रूम सस्ता मिल जाता है। आप मुंबई में रह रहे हो, वहाँ रहने का कॉस्ट ज़्यादा है, रूम महंगा मिलता है। तो आपका जो 37,000 सैलरी है, जो आपका स्टाइपेंड है, उसका 24%, 28%, 16%, 18%, ऐसे 4-3 स्लैब हैं अपनी सिटी के अनुसार, और उसका वो ऐड करके आपको HRA मिलता है। अगर आप हॉस्टल लोगे तो HRA नहीं मिलेगा, और आप हॉस्टल से बाहर रहते हो तो HRA मिलेगा। तो देखा जाए तो अभी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी स्टाइपेंड यू कैन गेट इन PhD, that is advantages, and sometimes it also work like a boon, because many people join PhD for this money, because they are getting 45,000 per month just after joining PhD, and after 1 year they realize, oh this is not my cup of tea, because यहाँ तो रात दिन काम करना पड़ता है, और फिर वो छोड़ देते हैं। तो पैसा देखिए ज़रूरी है, लेकिन मनी इज नॉट एवरीथिंग। आपको साइंस को भी देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो इतना खर्च कर रही है वो साइंस के लिए कर रही है। तो जो PhD का फेलोशिप लेकर और छोड़ देते हैं, और ऐसे बच्चों को नहीं मिल पाता जो बच्चों को रियल में ज़रूरत है, जिनके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो साइंस में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू दिस फेलोशिप वो नहीं कर पाते हैं PhD। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी फेलोशिप हो उसका जुडिशियसली इस्तेमाल हो। तो देखा जाए तो फेलोशिप हमारे पास लिमिटेड है, और ये 4 डिपार्टमेंट मैंने बताया, और ओवरऑल देखा जाए तो 1 ईयर में हमारे पास ओवरऑल 2000 के आसपास सीटें होती हैं, 2500 के आसपास सीटें होती हैं। तो ये आपका बेसिक हो गया। अब DBT के साथ लोगों का दिक्कत ये होता है कि लोग बोलते हैं कि DBT में कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 क्या है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। आपने सुना होगा, बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये कैटेगरी 1 क्या है, कैटेगरी 2 है। लोगों के दिमाग में 70 सालों से क्या बना है, कैटेगरी मतलब OBC, जनरल, SC, ST। तो मैंने जब पापा को बोला तो पापा बोले ये कौन सा नया कैटेगरी आ गया, ये कौन सा कास्ट होता है इसमें। मैंने तो SC, ST, OBC सुना था, और ये भी नया कैटेगरी 1, 2 क्या आ गया। तो बोला पापा ये एक्चुअली ऐसे होता है कैटेगरी 1, 2 कि DBT ने क्या देखा कि जैसे 275 सीट है, तो अगर आपका, और देखिए इनका जो कट ऑफ होता है कैटेगरी 1, 2 का ज़्यादा नहीं, बस 6 मार्क्स का डिफरेंट होता है। मतलब एवरी ईयर 6 to 10 मार्क्स का डिफरेंट होता है। अगर जैसे मान लो कि पिछले साल का बात करें तो कट ऑफ गया था 221, तो अगर 221 में आपको कैटेगरी 1 मिल रहा है तो 221 में अगर आपको अगर 221 में आपको कैटेगरी 2 मिल रहा है तो 227 में आपको कैटेगरी 1 मिलेगा। 6 मार्क्स डिफरेंट है। अब अंतर क्या होता है, फ़ायदे क्या होते हैं, तो अगर आप कैटेगरी 1 में हो तो आपको कहीं भी इंडिया में किसी भी जगह PhD करने के लिए 37,000 प्लस HRA पर मंथ मिलेंगे। लेकिन अगर आप कैटेगरी 2 में हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर PhD। सो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए DBT का कहीं प्रोजेक्ट चल रहा है किसी लैब में, तो और आप उस लैब में JRF पोजीशन पे काम करना चाहते हैं, तो आप कैटेगरी 2 में हो के भी उस पोजीशन पे काम कर सकते हैं, और उतना ही पैसा आपको प्रोजेक्ट से मिलेगा, लेकिन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर PhD। तो ये दिमाग में रहेगा। बहुत बच्चों के साथ ये हो चुका है, हमारे RCA में कुछ बच्चों के साथ हुआ है जिनको लगा कि वो कैटेगरी 1, 2 का मतलब पता नहीं था, वो PhD ज्वाइन कर लिए और उनको 6 महीने बाद छोड़ना पड़ गया। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो बंदा दोबारा कैटेगरी 1 क्वालिफाई करके आया और PhD स्टार्ट किया, तो वो एक अच्छी बात है। तो ये DBT का मैंने आपको बताया ओवरऑल कैसे कैसे फार्मूला एवरीथिंग। और आगे आपके क्वेश्चंस, जैसे एक मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या मैं ICMR दे रहा हूँ तो क्या मैं CSR दे सकता हूँ, अगर मैं CSR दे रहा हूँ तो क्या मैं DBT दे सकता हूँ, क्या मैं एक साथ सब फेलोशिप क्वालिफाई करके रख सकता हूँ, और सब रहेगा तो क्या सब एक साथ मुझे पैसा मिलेगा। हाँ, तो इसका आपका आंसर ये है कि आप एक टाइम पे एक ही फेलोशिप ले सकते हो। आप एक साथ 4-5, आप बताओ क्या आप एक साथ 5 गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, क्या एक ही कर सकते हो ना। तो आपको एक समय पे एक ही फेलोशिप मिलेगा। आप क्वालिफाई 5 कर लो, दैट डजंट मैटर। आप सीट वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। जो एक रियल जेन्युइन बच्चों को मिलना चाहिए, आपने उसका सीट खाया है। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। आप 4-5 क्वालिफाई करके कुछ नहीं कर रहे हो।
आप एक क्वालिफाई करो और सुखी से पीएचडी करो, सिंपल सी बात है। आपको पैसा सेम मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है किसी का डिसबर्समेंट जल्दी होता है, किसी का बाद में होता है, तो ये डिफरेंट एजेंसियां हैं, उनके काम करने का डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन आपका कोई भी एक क्लियर होना चाहिए, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो और आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। आई थिंक दिस वाला पार्ट क्लियर होगा कि डीबीटी और आईसीएमआर से क्या करना चाहिए, कितना पैसा मिलेगा। आई होप आप लोग मोटिवेटेड हो चुका है अभी पैसा वैसे सुन के। तो साइंस को भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा साइंस के लिए दिया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है पैसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट आता है कि डीबीटी जेआरएफ है, तो उसका सिलेबस क्या है, आईसीएमआर का सिलेबस का इससे कितना अलग है, तो सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है और अलग अलग एग्जाम का क्या कैसे, मतलब कैसे वो ऐसे तो क्या अगर कोई डीबीटी पढ़ रहा है तो क्या सीएसआर नहीं दे सकता, मतलब सिलेबस कैसा है, सेम है, डिफरेंट है? हाँ, ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मतलब यू डोंट हैव टू बी द मास्टर ऑफ ऑल, ठीक है, किसी एक को मास्टरी करो, आपका काम हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि एक फेलोशिप चाहिए। अब होता क्या है, जैसे कि मेरी बैचलर और मास्टर दोनों बायोटेक में हैं, तो हमारे यहाँ जूलॉजी बॉटनी का उतना कोर्स नहीं था। हमारी जो भी कोर्सेज थी, हमें मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब जीन, ये सब पढ़ाया जाता था। मतलब जो न्यू एज, जो कटिंग एज रिसर्च टेक्नोलॉजी है वो पढ़ाया जाता था। हमारे में देयर इज़ नो सिलेबस ऑफ जूलॉजी बॉटनी कोर कोर्सेज। सो अगर मैं सोचूं कि मैं जाके सीएसआर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँ, दैट इज़ वेरी टफ फॉर मी। क्योंकि सीएसआर के सिलेबस में क्या होता है कि उनका बहुत कोर क्वेश्चन आता है और वो पूरा फंडामेंटल क्वेश्चन आता है। मतलब सेलुलर बायोलॉजी, उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फिर इकोलॉजी, इवोल्यूशन। जो सिलेबस आपका बायोटेक में था उससे जो आप नहीं पढ़े हैं वो वाला पार्ट भी आपका सीएसआर में आता है। लेकिन डीबीटी में ये फायदा है कि जो आप पढ़े हैं उससे क्वेश्चन एग्जैक्टली। डीबीटी में ये है कि डीबीटी सारे तरह नहीं है, वो क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करता है। तो जैसे कि मेरी बैचलर बायोटेक में थी, मेरी मास्टर बायोटेक में थी, तो आई वाज डैम श्योर कि आई विल क्रैक डीबीटी इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट आई डिड। सो बात ये है कि आप पहले खुद को एनालाइज करो कि आप किसके लिए कैपेबल हो, कॉम्पिटेबल। हाँ, कम्फर्टेबल हो। अब आप सिंपल सी बात सोचो, आप खेलते हो बैडमिंटन, जाए क्रिकेट में पार्टिसिपेट करोगे तो थोड़ा नहीं काम चलेगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। उल्टा चीज़ भी होता है, जो जूलॉजी बॉटनी पढ़ के उसके लिए डीबीटी बहुत टफ है। तो मैंने ऐसे बहुत बच्चों को गाइड किया है जो जूलॉजी बॉटनी पढ़ के और सीएसआर क्लियर किए हैं, ना कि डीबीटी। क्योंकि डीबीटी में क्या होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। इनका जो एग्जाम का पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी, अगर मेजर 3 एग्जाम देखें, डीएसटी इंस्पायर का है वो आपको यूनिवर्सिटी टॉपर तो आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं क्लियर कर बताता हूँ, जो सीएसआईआर है वो मोस्टली किसके लिए अच्छा है, जो जूलॉजी बॉटनी इन सब से पढ़े हैं उनका कोर कोर्सेज होता है। लेकिन जो उनको बायोटेक्नोलॉजी से पढ़े हैं उनके लिए बेस्ट है आईसीएमआर और डीबीटी। आईसीएमआर क्यों? क्योंकि आईसीएमआर का भी सिलेबस ऐसा ही है और कोई बाहर सिलेबस नहीं है। और जो आईसीएमआर डीबीटी का क्वेश्चन पैटर्न है अभी तक जो चलता आ रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं होता है। अब देखोगे तो या तो आंसर आएगा या तो नहीं आएगा, टिक करो या हाँ टिक करो, आगे बढ़ो, उसमें उतना सोचना नहीं है। लेकिन सीएसआर नॉट लाइक दिस। सीएसआर में एक क्वेश्चन आपका 1 घंटा भी ले सकता है और 1 मिनट भी ले सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज कितनी है। लेकिन डीबीटी और आईसीएमआर में इतना डेप्थ ऑफ नॉलेज जरूरत नहीं है। अगर डीबीटी का स्पेसिफिकली देखा जाए एग्जाम पैटर्न का, क्योंकि मैंने इसको क्लियर किया तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे टोटल मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स के होते हैं। 300 में जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन होते हैं जो कंपलसरी होते हैं 3 मार्क्स के। तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स कुछ भी आ सकता है। तो वो 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। और जो सेक्शन बी होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन करना सिर्फ 50 ही होता है। सॉरी 150 क्वेश्चन होते हैं, नहीं वो आप जो बोल रहे गाइड भी क्या है, ये डीबीटी क्या बता रहा हूँ। तो जो सेक्शन बी होता है उसमें 150 क्वेश्चन होता है, करना बस 50 होता है। तो आप देखो, पढ़ना कुछ सब नहीं है। लोग बोलते हैं कि सर मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, डर लग रहा है। अरे भाई, वो तुम्हारा सिलेबस ही छोड़ने के लिए बना है कि नहीं? आप डर जाते हो ना कि सर मेरा ये पार्ट छूटा है। बहुत बच्चों बोलते हैं कि सर मेरा तो जेनेटिक इंजीनियरिंग छूट गया, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा। आप सब छोड़ के चले जाओ, बस आप वो पढ़ो जो आपको निकालना है। सिंपल सी बात है। 150 क्वेश्चन है, करना कितना है 50, है ना? तो 50 कोई भी कर लो। तो आप जैसे कि मेरा क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था बायोकेमिस्ट्री, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मैंने बस इसको पढ़ा और मैं आगे बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। लेकिन बस वही 50 क्वेश्चन सोल्व किए जो मुझे आता था और मेरे 46 क्वेश्चन सही थे। अब ये एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे ये तो मतलब जेआरएफ का है, लेकिन फिर भी थोड़ा हट के मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कौन सा बेटर सब्जेक्ट है, मतलब बायोटेक करना चाहिए, जूलॉजी अच्छा होगा और या बॉटनी अच्छा होगा, तो पीएचडी किस सब्जेक्ट में करना चाहिए? ओके। तो जैसे कि मैं पिछले 1 साल से एक्सक्लूसिवली रिसर्च लैब में काम कर रहा हूँ और अपने आसपास मैंने कम से कम 25 से 300 बच्चों को देखा जो पीएचडी कर रहे हैं, जो 5th ईयर में हैं, 6th ईयर में हैं, 7th ईयर में हैं और 8th ईयर में भी हैं।
8th ईयर तो थोड़ा दुखद बात है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का होता है, प्रोजेक्ट नहीं चलता है। तो मैंने पूरा यही पाया, आप जूलॉजी पढ़ लो, बॉटनी पढ़ लो, बायोटेक पढ़ लो, फलाना ढिमकाना कुछ भी पढ़ लो, लैब में आने के बाद वी ऑल आर इक्वल। कोई डिफरेंस नहीं होता लैब में, बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग। सपोज प्लांट वाला है, वो प्लांट के प्रोटीन पे काम कर रहा है, मैं फंगस वाला हूँ, मैं कैनेडा के प्रोटीन पे काम कर रहा हूँ, कोई ये क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर वाला है, तो आप बता दो आप किस पे काम कर रहे हो। हाँ, तो स्ट्रक्चर वही प्रोटीन हाँ, मेन होता है। मेन तो एवरी कोई मेजरली 2-3 फील्ड में होता है। मेजर जो होता है जीनोमिक्स लेवल में, प्रोटियोमिक्स लेवल में, नहीं तो ट्रांसक्रिप्टोम, नहीं तो एक्सप्रेशन लेवल में, सेल लाइन में लेवल में। तो आप देखो रिसर्च क्या होती है, रिसर्च में बस आपका सेल लाइन बदल जाएगा, आपका स्पीसीज बदल जाएगा, आपका स्पेसिमेन बदल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। जो साइंस का कॉन्सेप्ट है वो हर जगह सेम है, जो फंडामेंटल है वो हर जगह सेम है। तो आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है, आपको प्लांट में आ रहा है, प्लांट पढ़ो, रिसर्च में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया ना कि ये फंगस है, ये, लेकिन नेचर में तो ऐसे नेचर का कुछ फंडामेंटल रूल है। और हमने ये क्यों बनाया है, क्योंकि ईज ऑफ स्टडी के लिए हमने डिवीजन क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है कि एक साथ दुनिया में सारे जानवरों पे सेम नियम अप्लाई नहीं हो सकता ना, इसलिए हमने इतना डिवीजन बनाया, क्लास बनाया, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो सके, हमारा पढ़ाई ईजी हो सके, इसलिए हमने बनाया है। तो आप कभी मत सोचो कि मुझे ये पसंद है वो पसंद है, जो भी पसंद है चूज करो और आगे जाओ। रिसर्च लैब में आपको लगेगा कि वी ऑल आर सेम। जैसे कि मैं अभी करता हूँ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मैं करता हूँ जो मेरे फंगस के सेल्स होते हैं कैनेडा और इसके, उन सेल्स को देखने के लिए, लेकिन जो प्लांट वाले हैं वो भी करते हैं, उनको स्टोमाटा चेक करना, स्टोमाटा का ओपनिंग चेक करना है। तो वी ऑल आर यूजिंग द सेम स्ट्रेटजी, सेम इंस्ट्रूमेंट्स, एवरीथिंग इज सेम, सेम फंडिंग, सेम इंस्टीट्यूट, एवरीथिंग इज सेम, बट व्हाट इज डिफरेंट, योर सब्जेक्ट, योर स्पेसिफिक टॉपिक अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये बाकी बात रही। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। मतलब ये जितना भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ये मेरा एक्चुअली नहीं है, ये स्टूडेंट मेरे 2-3 साल से पूछते जा रहे हैं, और मैंने कभी CSIR में और DBT में इतना डिटेल वीडियो बनाया नहीं है, तो मैं सोचा एक बार बना लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप लोग भी इससे एग्री जरूर कीजिएगा कि सिलेबस पैटर्न पता चल गया। आप बताइए कि बुक्स क्या पढूं। आप बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी क्या होता है मैं बता रहा हूँ। वो बोलता है सर मेरे पास 2 महीना बाकी है, तो क्या मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लूँ, मतलब एलिंजर, एल्बर्ट, ये सब जो इंटरव्यू में हर जगह स्टूडेंट बोलते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, क्या टॉपर्स सब बुक पढ़ते हैं? ये भी क्वेश्चन है, ये भी बताऊँगा, आप बताइएगा उसका। और अगर मेरे पास समय है, क्या मुझे स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए, या मार्केट में अदर्स बुक जो है, जो मतलब आता है कि CSIR के लिए ये बुक पढ़ लो, नाम नहीं लूँगा मैं, या ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, क्या वो आपके लिए बेनिफिट? सब बुक अच्छा होता है, लेकिन डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। तो इसके बारे में हम लोग बोलना चाहते हैं, क्या क्या बुक पढ़ना चाहिए CSIR के लिए, और क्या बिना कोचिंग भी कोई निकाल सकते हैं, या कोचिंग की जरूरत होती है, क्या प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, क्या मतलब इसका? देखो, हर एक क्वेश्चन का ना एक फिक्स आंसर नहीं होता है। हाँ, क्वेश्चन पीपल से पीपल वेरी करेगा, और आंसर उनके एक्सपीरियंस से आएगा, है कि नहीं? सेम क्वेश्चन के 3 आंसर हो सकते हैं, 3 का मल्टीपल हो सकते हैं, जितने लोग उतने आंसर हो सकते हैं। तो हमें आंसर को जज नहीं करना चाहिए। अब मैं जो आंसर दूंगा वो मेरा आंसर है, आपको अच्छा लगे आप ट्राई कीजिएगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस दूंगा जिससे मैंने क्वालिफाई किया है। तो सही बताऊं तो मैं बैचलर में उतना डेडिकेटेड नहीं था पढ़ाई को लेकर, लेकिन जब मैं मास्टर्स में आया और मुझे मालूम चला कि ये फेलोशिप होती है और मैंने उसमें पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं लाइब्रेरी जब जाना स्टार्ट किया तो मुझे मालूम चला कि सेल बायोलॉजी के लिए अलग से मोटा बुक है। क्या नाम है उसका? एल्बर्ट। मुझे जेनेटिक्स, ब्रूस एल्बर्ट, मुझे जेनेटिक्स पढ़ना था, उसका अलग से बुक है। क्या नाम है? वाटसन। लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री के लिए एग्जैक्टली। तो और मेरे प्रोफेसर क्या बोले कि ये बुक पढ़ो, तब CSIR निकलेगा, तब DBT निकलेगा। अब मुझे लगा कि मैंने जब लाइब्रेरी गया तो वहाँ तो बहुत सारे बुक थे, वहाँ लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी। तो मैं देखा कि एक DBT निकालने के लिए, CSIR निकालने के लिए कम से कम 25 से 30 बुक हो जाएगा, और जो कि मैं ज़िंदगी में ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कभी उतना स्टडियस हूँ नहीं, उतना मैं कर नहीं पाऊँगा। तो फिर मैंने ऐसे ही छानना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया। अब मैं समझा कि सर की बात तो नहीं सुनूंगा, क्योंकि उनके थ्रू तो मेरा CSIR DBT नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये 25-30 बुक मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। तो मैं आपको ये आंसर बताने जा रहा हूँ। मैं बुक का नाम लूँगा क्योंकि वो बुक पढ़ना जरूरी है सबके लिए, जरूरी है। मतलब एक पाथफाइंडर की बुक आती है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप साइंस में इंटरेस्ट बना कर रखना चाहते हो, ये नहीं कि CSIR निकालने के लिए अल्बर्ट्स उठाएं और 2 पेज पढ़ने के बाद सो गए, ये नहीं करना है। तो आप पाथफाइंडर की बुक खरीदो, और उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जो आप पैटर्न देख लो, आपका CSIR का पैटर्न क्या है, DBT का पैटर्न क्या है, पूरा पैटर्न को नोटिस कर लो, और जो टॉपिक्स है पाथफाइंडर से उस टॉपिक्स को लो, उसका नोट्स बनाओ और उसको पढ़ो। मैंने उसके अलावा लाइफ में और कोई बुक नहीं पढ़ी, मतलब इस DBT एग्जाम को निकालने के लिए। बाकी मैंने अपने सिलेबस के लिए कुछ ना कुछ पढ़ा है अलग से, लेकिन DBT एग्जाम के लिए मैंने पाथफाइंडर को ही फॉलो किया। और क्रिस्प क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो वहाँ से आते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके पास 2 महीना है, 3 महीना है, देखो जिसके पास बैचलर से तैयारी करना चाह रहा है 5 साल है, तो आप सारे बुक पढ़ो। दैट्स बूस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस, एंड दैट विल हेल्प थ्रू आउट योर रिसर्च जर्नी। दैट्स वेरी गुड थिंग।
अगर आपको बैचलर से करना है। लेकिन भाई जब डूब रहे हो और तिनका का सहारा चाहिए तो उस समय तो अब 2 महीने बचे, 1 महीने बचे, तो मैं बोलूँगा कि वो करो। तो ये मेरी बुक रिकमेंडेशन। मेरे यहाँ पर एक क्वेरी है, जैसे क्वेश्चन है कि वो स्टैंडर्ड बुक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ उसका रोल प्ले होता है, क्यों स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए वो छोड़ के भी। और थर्ड क्वेश्चन के जो टॉपर्स बोल देते हैं ये बुक पढ़ लो वो पढ़ लो, क्या टॉपर्स बोलता है पूरा बुक पढ़ लो या कुछ अलग उसका स्ट्रैटेजी बोलने का कहने का मतलब कुछ और जो एक्सप्लेन नहीं करता है? कहने का मतलब ये है कि जैसे कि होता है क्या है ना, अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए जेनेटिक्स का, जैसे कि मैं जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहा था तो मुझे बहुत मतलब वो इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं रियल में वाटसन पढ़ा उसके लिए, मास्टर में पढ़ा मैंने, सेकेंड से मैं पूरा वाटसन पढ़ा उस चीज़ को जानने के लिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने के लिए। देखो आप नॉलेज का तो कोई अंत नहीं है ना, दुनिया में तो अथाह नॉलेज है। तो अगर आप सोचोगे कि तो आप, ये सर ने क्या बोला अभी कि आपको करना क्या है, एग्जाम निकालना है कि ज्ञानी बनना है, सिंपल सी बात है। अगर एग्जाम निकालना है तो पाथफाइंडर, और आपको एग्जाम निकल जाए उसके बाद पीएचडी में उठा के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहना। जैसे कि आप पीएचडी के बाद एक टॉपिक चूज करोगे, जैसे आपका काम क्रिस्टलोग्राफी में है तो आपको स्ट्रक्चर की चीज़ें पढ़नी है, तो आप स्ट्रक्चर के लिए जाओगे कि हाँ भाई मैं लेनिंजर में देखूँ कौन कौन सा स्ट्रक्चर कैसे है, बायोकेमिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है। आप वाटसन को देखे, मतलब आपने वाटसन में देखा कौन सा डीएनए का टॉप लिंक कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे, डिटेल वो क्या बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम के लड़ना पहले जरूरी है। तो इसलिए समझ गए मैं तो यही बोलूँगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आपके पास कितना समय और रिसोर्सेज है, उसको इस्तेमाल करके जो आपको चाहिए वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा कैलकुलेटिव वे में जाना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है। अगर बुक पढ़ना है तो बुक आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। एग्जाम के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बुक पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे आप एग्जाम निकाल पाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं, क्या चाहिए उसके ऊपर आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ना कि कोई भी कुछ बोल दे उसके ऊपर चले जाए। ठीक है, कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ के बारे में? कट ऑफ के बारे में हमने ये बात किया कि जो डीबीटी का कट ऑफ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर देखा जाए तो इसको वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव फेलोशिप एग्जाम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप CSR की बात करते हो तो वहाँ पे 50% में काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन टफ होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 1 लाइनर होते हैं, और तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। क्योंकि देखो होता है क्या, अगर पेपर टफ हुआ तो जो पढ़ा उसको फ़ायदा होगा, लेकिन पेपर इजी हुआ तो जो नहीं पढ़ा उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन वो एग्जाम नहीं निकाल सकता, क्योंकि कट ऑफ जाता है 2 से, मतलब कि कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि समझे कि 240 75 से 80% कट ऑफ, इतना तो हमारा सेमेस्टर में नंबर नहीं आता है। मेरा कितना, बैचलर में 71% था, मास्टर्स में 80% था, तो समझो इसका कट ऑफ जाता है 80% तक। और सीट कितनी होती है, 275 से 300। सो मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताया, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ये एग्जाम निकालना बहुत ईजी है।